नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। तो राज्य के 13 जिला और उप जिला अस्पतालों के लिए सरकार ने बड़ी धनराशि जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन हॉस्पिटल्स यानी इन अस्पतालों के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन लगाई जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए बजट जारी किया गया है। अब बात करते हैं कैबिनेट बैठक की। तो आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बस कुछ ही देर में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ फैसले संभव हैं। स्कूल कॉलेज के अगले सत्र पर चर्चा हो सकती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट खोलने पर भी विचार इस मीटिंग में हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाये के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। स्टेट ट्रांसपोर्ट से लेकर स्कूल कॉलेज खोले जाने से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाये पर भी बातचीत संभव है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपांकर, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन बैठक से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती है वो आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल आशीष, सबसे खास बात यह है कि 29 मई की जो कैबिनेट हुई जिसमें सतपाल महाराज जिसका कोरोना पॉजिटिव निकले, 3 दिन यहां पर इसको लॉक किया गया पूरे हॉल को और 4th फ्लोर को। अब आज वो बैठक के तो स्थान बदला गया, दूसरे हॉल में आज बैठक होगी जाकि थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा रहे, पूरी सतर्कता बरती गई कैबिनेट बैठक को लेकर। अब जो आपने बात पूछी कि आज विषय क्या क्या रह सकते हैं, तो स्कूल क्योंकि 1 जुलाई से नए सेशन शुरू होते हैं तो उसको लेकर कॉलेज स्कूल का विषय इसमें हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री के बकाये का मुद्दा इसमें आज आ सकता है। इसके अलावा कोरोना को लेकर सरकार ने पहले राहत दी है, चाहे टूरिज्म कारोबारी हो चाहे ट्रांसपोर्टर्स तो हो सकता है सरकार उसमें और कोई राहत दे। तो अब आज नजर रहेगी कैबिनेट के फैसलों पर। और अब कुछ देर में बैठक यहां पर शुरू होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत यहां पहुंच चुके हैं और कुछ मंत्रियों के आने का इंतजार है। उसका कैबिनेट जैसे ही शुरू होगी और कुछ फिर उसमें ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग के बाद पता लगे क्या क्या आज विषय आज कैबिनेट में आए। आशीष, कोरोना महामारी को लेकर क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, आपका अंदाजा क्या कहता है? क्योंकि जिस तरह से हालात हैं उत्तराखंड में, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, हालांकि एक आध जिले ही कोरोना मुक्त हो पाए हैं। ऐसे में कोरोना से जुड़ी क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, क्या क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं? जी, कोरोना में सबसे खास बात यह है कि 30 जून तक फिलहाल 4 धाम की यात्रा नहीं है, लेकिन अगर 1 जुलाई सरकार यात्रा शुरू करना चाहती है और राज्य के लोगों को वहां भेजना चाहती है तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, 21 जून तक मानसून आ जाएगा, उसके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है तमाम जगहों पर। अस्पतालों के लिए आपने भी देखा कि 578 लाख की अमाउंट जारी की गई है ताकि वहां ऑक्सीजन पाइपलाइंस लग सके। इसके अलावा कुछ और राहतों की बात हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज फिलहाल होगा वो स्कूल कॉलेजेस को लेकर होगा कि हो सकता है कैबिनेट इस विषय पर चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर ने तमाम अहम जानकारियों के लिए। तो स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी चर्चाएं इस कैबिनेट मीटिंग में हो सकती हैं। बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ से अगली बड़ी खबर आ रही है। यहां थल मुंसियारी रोड बंद हो गई है। नाचनी के पास रोड पर लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। बीती रात हुई बारिश के बाद रोड बंद है और दोनों ही ओर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थल मुंसियारी रोड से आ रही है। बीती रात से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं और यात्री भी इसमें परेशान हो रहे हैं। अल्मोड़ा से खबर है, बारिश का साइड इफेक्ट दिखना अभी से शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में बेड़ीचीना सेरा घाट बंद हो गया है हाईवे। सड़क पर मलबा आने से यह रोड बंद हुआ है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क खोलने के लिए मुख्यालय से गाड़ियां भेजी गई हैं, मशीनें भेजी गई हैं। देर रात कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है जिसके बाद से रोड बंद हो गया। प्रशासन ने दावा किया है कि कई जगहों पर जेसीबी मशीन तैनात कर दी गई, लेकिन पहले ही प्रशासन में बारिश को लेकर जो दावे थे उसकी पोल खोल दी गई है, खुल गई है, क्योंकि यहां कई घंटों बाद भी रोड अब तक नहीं खोली जा सकी। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि जैसे भी मशीन भेज दी गई है, लेकिन अल्मोड़ा में बारिश के बाद रोड बंद हो गया है और ये जो बारिश के बाद के दुष्प्रभाव जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं। हमारी तरफ से तहसीलों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन सबको बताया जा चुका है कि किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अपना आपदा से संबंधित समस्त प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें, समय से पूरी कर लें और इसके संबंध में समय समय पर समीक्षा बैठक भी हमारी आयोजित होती रहती है। तो हमारे जिले में तैयारियाँ पूरी हैं। तो ऋषिकेश मंडी समिति में रैंडम सैंपलिंग के बाद अध्यक्ष सहित 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव
का संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद ऋषिकेश मंडी को बंद कर दिया गया है और सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। 24 जून तक मंडी बंद रहेगी और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आईडीपीएल हाट से में अब बड़ी मंडी की दुकानें लगाई जाएंगी, जिसमें शहर में फल और सब्जियों की आपूर्ति बनी रहे। अब जल्द ही प्रशासन मंडी में काम करने वाले अन्य लोगों को भी रैंडम सैंपलिंग करवाने जा रहा है। उधर देहरादून में भी निरंजनपुर मंडी बंद हुई थी और अब ऋषिकेश में मंडी को बंद कर दिया गया है। लगातार सब्जी मंडियां कोरोना काल में बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं। न्यूज 18 संवाददाता दीपांकर भट्ट पहुंचे देहरादून की सब्जी मंडी। देहरादून सब्जी मंडी के बाद अब ऋषिकेश सब्जी मंडी में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऋषिकेश सब्जी मंडी को भी सील कर दिया गया है 24 जून तक। देहरादून सब्जी मंडी 14 तारीख को खुली थी। इस मंडी में अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की, पुलिस की तरफ से, कि जो भी अंदर जाएगा उसका पास होना जरूरी है, उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा 26 मंडियां पूरे राज्य में हैं, जिसमें अनाज और सब्जी मंडी दोनों शामिल है और सभी जगह पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि सब्जी हर घर से जुड़ी हुई एक चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है। ऐसे में आप सुरक्षित रहे। सब्जी मंडियों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और देहरादून में जो हमने देखा, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। कोई एंट्री यहाँ पर परमिट नहीं है, सिर्फ वही एंट्री परमिट है जिसके पास पास हो। तो ऐसे में अब ऋषिकेश और देहरादून के बाद ये सबक सीखने की जरूरत है कि बाकी मंडियों में भी एहतियात बरता जाए। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उधर टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने सेकंड एक्टिव सर्विलांस शुरू कर दिया है, जो 22 जून तक चलेगा। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे जिले में घर घर जाकर हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगी और किसी में कोरोना के संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं तो उसे आइसोलेट किया जाएगा और सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। डीएम का कहना है कि अभी तक जिले में 31,000 से ज्यादा प्रवासी लौट चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है और उसके बाद 7 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जाएगा। सेकंड एक्टिव सर्विलांस में कोरोना संक्रमण को रोकने में खासी मदद मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां प्रत्येक घर में जाएंगी जिले के और प्रत्येक घर में हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगी। इस स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत के लक्षण हो तो तत्काल हम आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद उनके सैंपल की टेस्टिंग कराएंगे। तो अभी तक अगर जनपद की बात करें तो पहले एक्टिव सर्विलांस में हमारे पास कोई ऐसा बड़ा मामला या बड़ा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कि इस तरह की लक्षण मिल रहे हों। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक तो पहले से संक्रमित पाए गए युवक का भाई बताया जा रहा है और दूसरा बीते 5 जून को दिल्ली से लौटा था। 3 अन्य लोगों के सैंपल हरिद्वार में लिए गए थे। बीते दिनों डूंडा ब्लॉक का एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला था। होम क्वारंटीन में रह रहे युवक के संपर्क में आने से उसकी मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जबकि उसके भाई भी संक्रमित मिले थे। फिलहाल 15 लोगों का इलाज चल रहा है और प्रवासियों के बाद अब स्थानीय लोगों पर भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अभी 40 केसेस हैं, उसमें से जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है उसमें 2 केसेस उनकी फैमिली में आए हैं, एक माँ का और भाई का। और सारे लोगों को हम लोगों ने और फर्दर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी की जा रही है और उसमें कंटेनमेंट जोन उसे बना दिया गया उस गांव को और उसमें रैपिड सैम्पलिंग पहले भी की गई थी। अब हम रैपिड सैम्पलिंग के अलावा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे या प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग करवा के और पूरी नज़र रखेंगे। गलत जानकारी देकर रेड जोन एरिया में उत्तराखंड आ रहे लोगों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कोटद्वार प्रशासन ने ऐसे प्रवासियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है जो अपनी झूठी जानकारी देकर कोटद्वार में प्रवेश कर रहे हैं। एसडीएम कोटद्वार का कहना है कि ऐसी शिकायत मिली है कि प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं लेकिन अपने पास उन इलाकों को बना रहे हैं जिन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन करने के बजाय होम क्वारंटीन किया जाना है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कोटद्वार ने कहा है कि जो जिस इलाके से आ रहा है उसके सही जानकारी देने पर ही उसे एंट्री दी जाएगी। देखिए, अभी फिलहाल जो 8 जून का जो उत्तराखंड शासन का जो चीफ सेक्रेटरी सर का लेटर है उसी के रिगार्डिंग बैरियर पे चेकिंग जारी है और उसमें जो एनेक्सर के साथ जो 31 स्थानों का जो लिस्ट आया है वहाँ से आने वाले लोगों को मैंडेटरी फैसिलिटी क्वारंटीन किया जा रहा है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे शहरों से आ रहा है कि जिसको फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाना है और वो अपने आप को उस शहर का ना दर्शा करके ऐसे शहर का दर्शा रहा है जहां होम क्वारंटीन किया जाना है तो ऐसे लोगों पे निश्चित तौर पे कार्रवाई भी की जाएगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से देहरादून में सर्किट बेंच ले जाने पर ब्रेक लगा दिया है। देहरादून के आसपास हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ले जाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा है कि वो इसमें जुडिशियल ऑर्डर नहीं दे सकते। अगर याचिकाकर्ता चाहे तो वो प्रशासनिक स्तर पर अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और इस पर अगर विचार होने योग्य बात होगी तो ये आदेश उसमें आड़े नहीं आएगा। याचिका में कहा गया था कि 70% केस देहरादून और हरिद्वार के हैं, इसलिए देहरादून में सर्किट बेंच हो। हालांकि पहाड़ से बड़े संस्थानों को मैदान में ले जाने की पहले भी कोशिश हुई है, इस बार भी हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटी मिलम घाटी जाने के लिए आज भी लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। मिलम घाटी को जोड़ने के लिए ग्लेशियर से निकलने वाली नदी पर लकड़ी का ऐसा कच्चा पुल है जो कभी भी जमींदोज हो सकता है। इसी पुल की मदद से माइग्रेंट करने वाले 9 गांवों के साथ ही आईटीबीपी और सेना के जवान भी मिलम पहुंचते हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर रसद और जरूरी सामान इसी खतरनाक पुल से पहुंचाया जाता है। जो रास्ता मिलम से मुंशारी का जो रास्ता है उसमें अभी बीआरओ के माध्यम से कार्रवाई चल रहा है। उसमें पैदल यातायात के लिए पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने धनराशि रिलीज किया हुआ है और पुल निर्माण के लिए भी पीडब्ल्यूडी एस्कॉर्ट को हमने निर्देशित किया हुआ है। तो हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आने वाले खटीमा के स्थानीय लोग प्रशासन पर अभी तक बरसती नालों की सफाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं खटीमा एसडीएम के मुताबिक बाढ़ आपदा को देखते हुए तहसील में कंट्रोल रूम में 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिसमें ही परिवहन नदी और एठा खकरा नाले को सफाई की जा रही है। उसकी साथ ही मानसून को देखते हुए अलग अलग राज्यों की टीमें भी बनाई गई हैं। जाता है और ये नाले की सफाई नहीं हो रही, इससे गंदगी, बदबू और महामारी तो फैली हुई है, इससे और ज़्यादा महामारी हो रही है। क्या करें साहब, घरों में मच्छर और जो दवाई कुछ छिड़की नहीं जा रही है। तो बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली तो प्रशासन सुन ही कहाँ रहा है, ना नगर पालिका आती, ना नाली उली, कुछ सफाई नहीं होती है। खटीमा हमारा पूरा ही जलभराव के क्षेत्र में आता है और कई जगह पर नदियों के माध्यम से कई जगह पर लोकल लेवल पानी निकासी न होने के कारण बरसात में पानी भरने की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। तो बाढ़ चौकियों की जहाँ तक बात करें, कुल 5 बाढ़ चौकियाँ और एक तहसील का हमारा बाढ़ कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया जाता है हर बार की तरह। तो लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सेनाओं में हिंसक झड़प के दौरान शहीद सैनिकों के बाद देश में उबाल है। चीन की इस हरकत के बाद चीन से आजादी की जंग लड़ रहे तिब्बतियों ने भी चीन के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है। नैनीताल में तिब्बती दुकानदारों ने ऐलान किया है कि वो आगे चीन का सामान नहीं बेचेंगे और जो सामान है भी उसे दुकान में उसको औने पौने दामों पर निकालकर चीन को आर्थिक तौर पर जख्म देने की तैयारी होगी। तिब्बत यूथ कांग्रेस के नेता एसी सिथार ने कहा है कि चीन ने सभी पड़ोसियों को परेशान किया है, लड़ने से समाधान नहीं निकलेगा, लिहाजा उनके सामान का बहिष्कार करना होगा और लोगों को यह बात जल्द समझनी भी होगी। हम ये भी चाहेंगे कस्टमर भी ये समझे, ताकि कल को जो हमारे पास माल होगा, जो पहले आप खरीदते थे सस्ता मिलता था आपको, तो वो चाइना का माल था, अब आपको थोड़ा महंगा मिलेगा तो वो चाइना का माल नहीं होगा। मगर जो हमारे पास अभी फिलहाल में जो स्टॉक पड़े मार्केट में, जो लोगों के पास पड़ा है, तो वो सामान तो अभी ख़त्म तो करने पर हम उसको ऐसा जला के फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ है। तो हम धीरे धीरे उसको बेचेंगे सस्ते में, चाहे भले पहले से सस्ता में बेच के ख़त्म करेंगे। हम नहीं लेंगे फिर माल, चीनी माल लेने की ज़रूरत ही नहीं। जो माल हमें अगर भारत में मिल रहा है, अच्छा खासा माल अच्छे दाम में मिल रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे देश का ही तरक्की हो। हम बगल वाले देश को क्यों तरक्की कराएंगे, है ना। हम भी चाहेंगे कि भारत का ही तरक्की हो, तो हम भारत से ही लेंगे। एक गवर्नमेंट अगर एक प्रॉपर स्टैंड लेगा कि नहीं लेना है वहाँ से सामान, और वही चीज़ अगर इंडिया में मेड इन इंडिया अच्छा बन रहा है, तो कोई नहीं लेगा भैया वो। फिर हम लोग तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ये तो बिल्कुल। ऋषिकेश में पशुओं को चरने के लिए छोड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब पशुओं के सड़कों पर घूमने पर जुर्माना लगेगा और इन्हें नीलाम भी कर दिया जाएगा। शहर की छवि बिगाड़ रहे आवारा सुअर, कुत्ते और गोवंश आए दिन एक्सीडेंट को सबब बनकर सामने आते हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। नगर निगम अब इन पशुओं की टैगिंग करने जा रहा है, साथ ही पशु पर दावा करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा और उन्हें नीलाम किया जाएगा। गाय हो गई है और जो है कई और भी जानवर हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। तो इनको जो है इस चीज़ में जल्दी कदम उठाना चाहिए। और जिसके भी 1 नंबर से लेके जिसका भी होगा उसमें नंबर वाइज टैगिंग कर देंगे। जिसका भी वो मिलता है, यदि कोई उसको अपना हक जताता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा और उनके कहा जाएगा कि आपने सड़कों पे क्यों छोड़े हुए हैं।
रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने शहर के विकास कार्यों के लिए पिछले दिनों नगर आयुक्त से टेंडर जारी करने को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा था। वहीं नगर निगम ने दबाव में आकर शहर में करीब 3 करोड़ के छोटे बड़े 100 से अधिक कामों के लिए टेंडर जारी किए हैं। अब बरसात से ठीक पहले हुए इन टेंडरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बरसात में इनकी गुणवत्ता कैसे ठीक रहेगी। हालांकि निगम का कहना है कि रखरखाव के लिए 10 वर्ष की जिम्मेदारी तय की गई है। हाँ नहीं, देखिए वो तो अब आज की तारीख में अच्छी बात है कि हमारे पास सुविधा है, गूगल से भी हम पता कर लेते हैं कि कब मौसम खराब है कब नहीं है, और उसके हिसाब से ठेकेदार उस काम को करे। कुछ बहुत छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े काम नहीं है इसमें। तो छोटे छोटे काम तो ऐसे भी हैं जो 1 दिन या 2 दिन में भी निपट जाएंगे, और उसके अलावा जो बड़े काम होंगे तो मुश्किल से वो 4 या 5 लाख तक के काम बड़े हैं, इससे बड़े काम इसमें नहीं है। तो वो ठेकेदार उसको परिस्थिति के हिसाब से करेगा। उसमें अगर टाइम एक्सटेंशन मांगेगा तो वो भी हमारी तरफ से फिर परिस्थिति में देख करके दिया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की करते हैं तो पीएम मोदी शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च कर देंगे। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का यह अभियान है वो प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। 20 तारीख को इसे लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। ग्रामीण भारत के लिए सबसे बड़ी योजना बताई जा रही है। 125 दिनों के लिए होगा अभियान। 25 अलग अलग तरह के काम इसमें मिलेंगे। प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार मिलेगा। गांवों को बड़े पैमाने पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है, अन्य राज्यों से वो अपने अपने गांव में गए हैं, उन्हें रोजगार देना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी और लगातार उसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। तो इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 राज्यों में 116 ऐसे काम होंगे जिन्हें दिया जाएगा। 125 दिनों के लिए पूरा अभियान चलेगा और एक मिशन की तरह इसको किया जाएगा। 20 तारीख को पीएम मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे। कोटद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोविंद नगर इलाके में पूरा परिवार रहता है। परिवार के 2 लोग में पहले से ही कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी। अब 3 और सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो कि कोटद्वार से निकलकर सामने आ रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना पाया गया है। गोविंद नगर इलाके में पूरा परिवार रहता था। आपको बता दें कि 2 लोग पहले ही इनमें वायरस की पुष्टि हुई थी। अनुपम भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुपम, एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या स्थिति है फिलहाल उस इलाके की जहां पर यह मामला निकला है? देखिए, ये व्यापारी हैं। माली मार्केट जो कोटद्वार का मार्केट है, वहां पे इनकी 3 दुकानें थी और हाल ही में व्यापारी और उनकी मां को कोरोना की पुष्टि उनमें हुई थी, जिसके बाद पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, 3 लोग उनके सदस्य जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। तकरीबन 36 लोग जो आस पड़ोस के हैं, दुकान के सामने जिनकी दुकान है, या जो इनके ड्राइवर थे जो गाड़ी से इनके साथ रहते थे, ये जो कर्मचारी थे, तो टोटल 36 लोग इस समय क्वारंटाइन किए गए हैं कि कहीं किसी में कोई लक्षण तो नहीं है। तो उनकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जा रही है। इसके साथ ही अभी 3 लोग परिवार के लोग कोरोना पुष्टि उनमें हुई है और इसके साथ ही 2 लोग और परिवार के हैं, उनकी सैंपलिंग की गई है। उनके सैंपलिंग का इंतजार किया जा रहा है कि जो रिपोर्ट उनकी आती है इसके बाद। और जो गोविंद नगर जो इलाका है जहां पर व्यापारी रहता है, वो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो माली मार्केट है जहां पर व्यापारी की दुकान है उसमें सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। 3 दिन तक जो पूरा मार्केट है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से निकलकर आ रही है। यहां भी 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 तक पहुंच गई है। प्रवासियों के आने से रुद्रप्रयाग में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है संक्रमित मरीजों की संख्या में।
तो देवभूमि उत्तराखंड में हर गांव का अपना कुल देवता होता है और टिहरी में ऐसी ही एक कुल देवता है जिनके बारे में मान्यता है कि वो गांव में किसी बीमारी को नहीं आने देते और अब तो कोरोना काल में दूर दूर से लोग इस देवता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राजशाही के दौर से ही टिहरी, कुरना, मोलधार और सारजूला क्षेत्र के लोग औलिया देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं। नई टिहरी शहर के बीचों बीच स्थित है औलिया देवता का मंदिर। माना जाता है कि औलिया देवता के आशीर्वाद से हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी महामारी आज तक इन क्षेत्रों में पहुंची ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि टिहरी में लगातार कोरोना के केस इस बीच बढ़ रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है और लोग इसके लिए औलिया देवता को ही धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ औलिया से जल्द इस महामारी को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। गांव नहीं रहा, अब तो ये 100-500 आबादी का क्षेत्र नहीं रहा, अब तो ये 50,000 की आबादी का क्षेत्र हमारा नई टिहरी हो गया। तो नई टिहरी की बात करें, लेकिन अब तक हम देव कृपा ही मानेंगे कि इस नई टिहरी क्षेत्र में अब तक कोरोना से कोई भी हानि या क्षति नहीं हुई है, इसलिए हम इस देवता की कृपा मानते हैं। इसकी मान्यता यह है कि जो भी पहले कोई दिक्कतें होती थी तो उसमें लोग अपनी मन्नतें मांगते थे। कोई भी आज समय जैसे वैश्विक महामारी चल रही तो वैसे पहले भी कोई बहुत सारी चीजें होती थी। औलिया देवता को लोग सालों से पूज रहे हैं और ऐसे में कहा जाता है कि औलिया के चमत्कार की बात जब टिहरी के राजा को पता चली तो उन्होंने औलिया देवता के पुजारी को बुलाया और उसे एक तांबे का गड़ुआ सम्मान के तौर पर दिया। औलिया देवता के पुजारी हरिजन होते हैं जिनकी पीढ़ियां अब भी देवता की पूजा पाठ में लगी हैं। हमारा बहुत पुराना मंदिर है, 1815 का है, जबकि इसमें राजा को यह है कि पहले कोई बीमारी जो होती थी गांव में, चेतक वगैरह या हैजा वगैरह, ये देवता नहीं आने देता था यहाँ, इसलिए सब इसमें तो राजा ने भी पुरस्कार दे रखा, गढ़वा एक चढ़ा रखा। उत्तराखंड के कण-कण में भगवान किसी न किसी रूप में विराजमान है, जिसे कई सिद्ध पीठों के रूप में भी देखा जा सकता है और सभी की अपनी अलग अलग मान्यता और अलग अलग आस्था है। अब कोरोना महामारी के दौर में लोग औलिया देवता से इस महामारी को जल्द खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। अब बात मौसम की करते हैं तो मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। 18 जून यानी आज से ही ये बारिश का अलर्ट है और 24 जून तक राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही कुछ जगहों पर बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मानसून सीजन को देखते हुए आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजियाल ने कहा है कि एसडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्र जो आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है, वहां टीमें पहले से तैनात हैं। तारीख तक के डिटेल्स है, उसमें मॉडरेट तक रेनफॉल की बात कही है और इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उन्होंने अपना अनुमान भेजा है, पे डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। साथ में हमारी रिजर्व में हमने कुछ रखे हुए हैं जो कि जैसे जैसे जहां पर आवश्यकता आती है या फिर वेदर फोरकास्ट मिलता है उस हिसाब से उनका मूवमेंट कराएंगे। अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।